हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में देखा, हमारे विकास के सिद्धांत हमने 6 सिद्धांत अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वो 6 सिद्धांत में एक सेकंड आपको याद दिला दूँ। पहला सिद्धांत था हमारा, विकास की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होते हैं। दूसरा बताया था मैंने आपको कि आरंभिक अवस्था का विकास बाद की अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा था विकास, ये हमने प्रथम 3 जो हमारे सिद्धांत थे, ये मैंने आपको फर्स्ट अपने लेक्चर में कवर किए थे। फिर था चौथा सिद्धांत था हमारा, जो कि हमने वहाँ से हमने शुरू किया था सेकंड लेक्चर में। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर किसी छात्रा ने मिस करती हो तो अपनी सखियों से ले सकती हैं, आप लोग साथियों से ले सकती हैं। पहले 2 भाग, ये तीसरा भाग है। तो चौथा सिद्धांत था हमारा, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है। 5वां था विकासात्मक प्रतिमान की विशेषताओं का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और छठा था परिपक्वता और अधिगम का सम्मिलित परिणाम है विकास। इन 6 सिद्धांतों में अगर आपको किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, है ना। 7वां सिद्धांत जो हम आज आरंभ करेंगे वो है विकास अवस्थाओं में अग्रसर होता है। हम जब बाल विकास की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं, तो ये चरणबद्ध तरीके से होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन कुछ अवस्थाएं इसमें बांटी गई हैं जिससे इसका सही ढंग से अध्ययन हो सके। अब ये अवस्थाएं कैसे बनी, तो इसका बता रही हूँ बच्चों कि हर विकास अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उस अवस्था को अन्य अवस्थाओं से अलग करती हैं। या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि हर अवस्था की अपनी जो विशेषताएं होती हैं वो उस विशेष अवस्था विशेष में विशेष रूप से उभर कर सामने आती हैं, सामने दिखाई देती हैं। जैसे इन्होंने फील्डमैन ने जैसे जो दिया है, उन्होंने कहा है कि हर अवस्था की अपनी एक विशेष पहचान होती है जो उसे अन्य अवस्थाओं से भिन्न कर देती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही थी, अलग अलग अवस्थाओं के अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे शैशव अवस्था, शैशव अवस्था मानी जाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, आपने देखा एक नवजात शिशु पूर्णतः निर्भर होता है, पूर्णतः निर्भर, वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता। और 2 साल का शिशु जो होता है वो चलने लग जाता है। तो इस अवस्था की विशेषता है कि वो अपने स्वयं की शरीर पर नियंत्रण विकसित करने की अवस्था है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर हम पूर्व बाल्यावस्था लें छोटे बच्चों की, तो उसको कहते हैं चैटर बॉक्स अवस्था। चैटर बॉक्स अवस्था तुमने देखा, छोटे बच्चे जो होते हैं, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, हर वक्त उनके पास प्रश्नों का एक अनंत खजाना होता है ना। तो उनकी जिज्ञासा भी इस वक्त चरम पर होती है और लगातार बोलना, क्योंकि उन्होंने नया नया भाषा सीखी है ना, तो उनको लगातार बोलना होता है, कुछ ना कुछ चटर 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 बोलते रहते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं चैटर बॉक्स अवस्था। तो ऐसे ही हर अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था जो अभी तुम लोगों ने अभी रिसेंटली पार की है, तो तुम्हें याद भी होगा कि किशोरावस्था वो अवस्था है जब बालक आत्मलीन रहते हैं। आत्मलीन मतलब अपने बारे में इतना कॉन्शियस रहते हैं, सोचते रहते हैं, घंटों शीशे के आगे रहते हैं और ये सोचते रहते हैं मैं देखने में कैसी हूँ। लड़के भी सोचते हैं मैं देखने में कैसा हूँ, क्या मैं और लोगों को आकर्षक लगता हूँ। मतलब इस तरह की बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं। किशोरावस्था की विशेषता होती है। उससे पहले बच्चों को अपने पहनावे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। उन लोगों को कुछ भी पहना दो, माँ ने जो पहना दिया ठीक है। इस एज में बच्चे बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं ये मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें बेटा हर अवस्था में अलग अलग होती हैं। किसी आयु में कोई चीज़ स्पेशल होती है, दूसरी आयु में दूसरी चीज़ स्पेशल होती है। अब ज़्यादातर बालक इन अवस्थाओं को लगभग एक समान आयु में पार करते हैं। मतलब हमने देखा है कि जो जैसे बच्चों की किशोरावस्था की जैसे मैं आपको अभी विशेषताएं बता रही थी, तो एक विशेष आयु वर्ग में देखी गई है। तो ज़्यादातर सभी बच्चे उसी आयु वर्ग में, तो उस आयु वर्ग को किशोरावस्था में बांट दिया। अब जैसे सभी बच्चे एक ही उस पे करते हैं, इसलिए उसकी एज फिक्स कर दी गई है।
आपको मैं बताती हूँ हमारी मुख्य विशेषज्ञों के द्वारा कि मुख्य विकास अवस्थाएं कौन कौन सी बताई गई हैं। मैं इसको भी आपको दो भागों में बांट के बताऊंगी, जन्म से पहले का विकास और जन्म से बाद का विकास। जन्म से पहले का विकास जब बालक गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस अवस्था में भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है उसको। पहली अवस्था होती है डिंबावस्था। डिंबावस्था होती है जब एक अंडा और एक शुक्राणु मिलकर एक निषेचित डिंब बनाते हैं। ये मैं आपको बेटा आगे पढ़ाऊंगी इसको डिटेल में, अभी मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। तो डिंबावस्था मतलब जब से वो निषेचन आरंभ होता है। देखो इस चित्र में देखो एक छोटा सा अंडा दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है ना। तो ये अवस्था होती है डिंबावस्था। निषेचन से लेकर रोपण 14 दिन तक की अवस्था होती है। इसमें जो भी होता है जीव वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता। फिर जैसे ही वो गर्भ में रोपित हो जाता है और माँ के शरीर से पोषण लेने लगता है, माँ के रक्त से ऑक्सीजन पोषण लेने लगता है, तो दूसरी अवस्था में प्रवेश कर लेता है, उसे कहते हैं पिंडावस्था। ये 14 दिवस से लेकर 2 माह तक की होती है। इस अवस्था में जो एक कोशिकाओं का जो पिंड बना है वो अलग अलग विभाजित हो जाता है कि इस पिंड से हमारा मुंह बनेगा, सिर का क्षेत्र बनेगा, इससे धड़ का क्षेत्र बनेगा, इससे हमारे हाथ बनेंगे, इससे हमारे पैर बनेंगे, इससे हमारी उंगलियां बनेंगी, इससे हमारा हृदय बनेगा। मतलब सारे अंगों का अलग अलग विभाजन हो जाता है। और तीसरी अवस्था जो कि भ्रूणावस्था कहलाती है वो है 2 माह से लेकर जन्म तक की अवस्था। और इस माह में जो पिंडावस्था में विभिन्न अंग बनने आरंभ हुए थे उन अंगों का संपूर्ण विकास होता है। तो देखिए एक अंडे से आरंभ होके कैसे पूर्ण शिशु बन जाता है जन्म पूर्व विकास में। जन्म के पश्चात होती है जो अवस्थाएं हैं, उनको विशेषज्ञों ने जो बांटा है वो है शैशवावस्था। बच्चों ये अवस्थाओं के नाम और आयु आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेने हैं। कोई तुमसे नींद में भी उठ के पूछे कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था है तो तुम बता सको हर अवस्था के बारे में। तो शैशवावस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की। 18 वर्ष जो होते हैं क्योंकि हम लोग उसके बाद हम वयस्क कहलाते हैं, हमारे यहाँ हमको वोटिंग का मताधिकार प्राप्त हो जाता है और 18 वर्ष के बाद व्यक्ति खुद अपने कार्यों के लिए, कृत्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारे यहाँ इसको वैधानिक रूप से हम क्योंकि परिपक्व हो जाते हैं, युवा माने जाते हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है युवावस्था, 40 से 60 है मध्यावस्था या प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, और वृद्धावस्था होती है 60 वर्ष के पश्चात। तो अभी इन अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही मैं आपको बताऊंगी। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था विकास प्रतिमान सब में एक समान होता है ना, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है। लेकिन ये मैं कह रही हूँ इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रतिमान का अर्थ है एक पैटर्न जो है, बच्चा बैठेगा, उठेगा, खड़ा होगा, चलेगा, मतलब ये जो पैटर्न है ये सभी में एक समान होता है। लेकिन इस पैटर्न को हर बच्चा अपने ढंग से फॉलो करता है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बच्चा 6 माह की अवस्था में इंडिपेंडेंट बैठना शुरू कर देता है, कोई 7 माह में, कोई 8 माह में। कोई बच्चा घुटनों चलता है, कोई बच्चा घसीट घसीट के चलता है, पैरों को हाथ के बल पूरे शरीर को घसीटता है। कुछ बच्चे 10 माह की अवस्था में चलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे 14 माह की अवस्था में चलने लग जाते हैं। किसी बच्चे के दूध के दांत 6 माह में आरंभ हो जाते हैं, किसी बच्चे के वो 8 माह तक नहीं होते। तो प्रतिमान तो निश्चित है कि पैटर्न तो ऐसे ही होगा, लेकिन हर बच्चा उसको अलग ढंग से फॉलो करता है। अब ये भिन्नता क्यों होती है? इस भिन्नता का कारण जैविकीय भी है, मतलब जीन्स के द्वारा भी है, हेरिडिटी भी है, और हमारे वातावरण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे बच्चे के अंदर वंशानुगत है विशेषता, लेकिन हम उसको उचित पोषण नहीं दे रहे, उसकी उचित देखभाल नहीं कर रहे, उसको सीखने के अवसर नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उनमें भिन्नता आ जाएगी। तो जिस बच्चे को जैसा जैविकीय वो मिला है विरासत में, उसके अलावा उसको कैसा वातावरण मिल रहा है, दोनों मिलकर उसके अंदर भिन्नता क्रिएट कर देते हैं। सोचो बच्चों, अगर भिन्नता ना होती
तो हम सब पशु के समान, सबके चेहरे एक से दिख रहे होते, सबकी हाइट एक सी होती, मतलब पहचानना ही मुश्किल होता। तो व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से हम अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं। और आप देखिए कि जैसे जीन सबके अलग अलग होते हैं, उसी तरह से वातावरण भी हर बच्चे का अलग अलग होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे जो कि माँ के गर्भ में एक साथ रह रहे होते हैं, उनका वातावरण गर्भ में भी भिन्न होता है। अधिकांशतः देखा गया है जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से एक का वजन ज़्यादा होता है, एक का वजन कम होता है। क्या होता है, एक बच्चा ज़्यादा जगह घेर के बैठ जाता है और दूसरे बच्चे को कम जगह मिलती है। जिसको कम जगह मिलती है वो कमज़ोर रह जाता है। तो वातावरण तक, माँ के गर्भ में ही वातावरण भिन्न है, तो बाहर आके तो आप देखते हैं सबके लिए वातावरण भिन्न है। एक ही परिवार में बच्चे रह रहे हैं, भाई बहन रह रहे हैं, भाई को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहन को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वातावरण दोनों के लिए भिन्न हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सब में भिन्नता होने की वजह से बच्चे में भी भिन्नता आ जाती है। फिर इसके मतलब जो कारण है बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जैविकीय कारण आंतरिक हो गए, बाह्य कारण वातावरणीय कारक हो गए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत विकास प्रतिमानों में भी स्थिरता पाई जाती है। मतलब हम किस तरह से इस प्रतिमान को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी एक, सब बच्चों का अपना पैटर्न है और वो रेगुलर सा चलता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, हर साल उनकी हाइट बढ़ती रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 वर्ष तक उनकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी, लगता है बौने लगे, फिर पता चलता है तीसरे साल में उन्होंने जंप मार के इकट्ठे 4 इंच उनकी हाइट बढ़ गई। तो हर बच्चे का जो प्रतिमान होता है वो अपना, मेरा एक अपना डिज़ाइन है उसको फॉलो करने का। हर बच्चे का अपना एक डिज़ाइन होता है उसको फॉलो करने का। वो डिज़ाइन उसका बचपन में भी वही रहता है, बड़े होने पर भी वही रहता है। कुछ बच्चे बड़ी तीव्रता से कुछ चीज़ों को सीखते हैं। जो बच्चे बचपन में बहुत तीव्रता से सीखते हैं, बड़े होकर भी उनमें अगर समान अवसर मिलते रहें तो उनमें वो सीखने की क्षमता औरों से अधिक रहती है। तो ये है कि अपने व्यक्तिगत प्रतिमान में भी स्थिरता रहती है, जैसे हम पहले थे वैसे ही रहते हैं। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होने से क्या फ़ायदा होता है? इससे बच्चों ये फ़ायदा होता है कि एक तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, हम सबको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, बिल्कुल अलग है। जैसे आपने बार बार सुना होगा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कभी भी तुलना मत कीजिए, हर बालक भिन्न है। तो हर बालक से एक समान अपेक्षा, तेरे भाई ने तो इस उम्र में ये कर लिया था, या तेरी बहन ने इस उम्र में ये कर लिया था, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। या तुम्हारी फ्रेंड ने इतना कर लिया तो उसके इतने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। हम सब पेरेंट्स की तरह कहते हैं ये बात, लेकिन सबसे अपेक्षा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। कोई कुशाग्र है, कोई थोड़ा मंथर गति से सीखता है, तो हमारी अपेक्षाओं में भिन्नता होनी चाहिए, ये समझने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स में भी आप सोचिए, सब फ्रेंड्स एक समान नहीं होते हैं। सब, किसी में कोई खूबी होगी, किसी में कोई खूबी होगी। जिसमें जो चीज़ आपको एक की पसंद है, दूसरे से वो अपेक्षा मत कीजिए, अलग अलग है सबकी। फिर इस व्यक्तिगत भिन्नता का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि समूह में अलग अलग, मतलब हम जैसे समूह में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी है, सब में एक सी क्वालिटी होगी। पता सोचो, जैसे आप एक ग्रुप में रह रहे हैं और सब में लीडरशिप की क्वालिटी, तो क्या होगा, सारे नेता बनने की कोशिश करेंगे तो सारे आपस में लड़ेंगे। नहीं, किसी में अगर नेता का गुण है, किसी के अंदर फॉलो करने का गुण है, किसी के अंदर श्रम करने का गुण है, किसी के अंदर टेक्निकल कोई वो है, तो सबके अलग। तो सब कुछ मिला जुला के हमारा समाज, हमारा ग्रुप, फ्रेंड्स के ग्रुप में भी देखो हर एक में अलग क्वालिटी होती है। तो अलग अलग क्वालिटी की वजह से अगर हम मिल के काम करें टीम वर्क के साथ में, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बजाय इसके कि सब में एक समान हो। फिर अलग अलग अगर बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी पालन पोषण की विधि भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। एक बच्चे के साथ आप स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्रभुसत्तात्मक तकनीक यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, और दूसरा बच्चा उसी वजह से बहुत ज़्यादा कुंठाग्रस्त हो सकता है। तो बच्चे के स्वभाव को पहचानिए, उसके टेम्परामेंट को पहचानिए, और उसके अनुसार ही हमें उनका पालन पोषण पड़ता है। लेकिन इसका फ़र्क ये भी पड़ता है, इसका प्रभाव एक ये भी है कि क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है तो हम पूर्वानुमान सब बच्चों के लिए एक समान नहीं कह सकते कि एक बच्चा इस आयु में ये कर लिया तो दूसरा बच्चा भी इस आयु में वो ही करेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। कुछ है अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब आपका अंतिम सिद्धांत जो है विकास का, वो है हर विकास अवस्था से
कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि सामाजिक अपेक्षा क्या होती है। बच्चों, जैसे आप किसी बच्चे से मिलते हो तो किसी बच्चे से तो आप पूछते हो बेटा आपका नाम क्या है। किसी से आप पूछते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो। किसी से आप कहते हो ओले मिलो भैया क्या चाहिए तुमको। क्यों क्यों भिन्न भिन्न तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे से कैसे बात करनी है, बड़े बच्चे से कैसे बात करनी है। और आप जैसे किसी बच्चे से उसका नाम पूछ रहे हैं तो आपको ये अपेक्षा है कि इस आयु का बच्चा सामान्यतः अपना नाम का जवाब दे देगा, या इस आयु का बच्चा है तो वो बता देगा कि वो कौन से फील्ड में स्टडी कर रहा है। तो ये आपकी अपेक्षा है ना उससे। ये अपेक्षा कहाँ से बनी? ये अपेक्षा बनी हमारी अनुभवों के आधार पे। क्यों? सामाजिक अपेक्षा। समाज ने देखा कि ज़्यादातर इस आयु के बच्चे ये कार्य कर लेते हैं, ज़्यादातर इस आयु का व्यक्ति से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, तो वो ही अपेक्षाएं एक सामाजिक अपेक्षाओं का रूप ले लेते हैं। और फिर हम कैसे कार्य करते हैं? ये आपको मार्गदर्शन किया ना कि इस बच्चे से ऐसे बोलना है, उस बच्चे से ऐसे बोलना है, तो आपको मार्गदर्शन मिला। तो ये अपेक्षाओं ने तो तुम्हें मार्गदर्शन किया कि किससे क्या अपेक्षा रखनी है। विशेषज्ञों ने सामाजिक अपेक्षाओं को एक अलग नाम दिया है, उसे कहते हैं विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य की परिभाषा सबसे सुंदर दी है हवेगस ने। उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो व्यक्ति के जीवन के किसी अवस्था विशेष में उभर कर सामने आते हैं। इन कार्यों में सफलता पूर्ण उपलब्धि से उसे प्रसन्नता मिलती है। अब देखो, किसी भी आपको मैंने बताया कि सामाजिक अपेक्षाओं का नाम ही विकासात्मक, मतलब पहले तो समाज ने देखा अधिकांश बच्चों में ये सब होता है, उन्होंने उनको अपेक्षा करने शुरू कर दी। इन अपेक्षाओं को उन्होंने कहा ये विकासात्मक कार्य है। तो मतलब इस आयु के बच्चे को ये कार्य कर लेना चाहिए, मतलब ये विकासात्मक कार्य कर लेने चाहिए। जैसे 2 साल के बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं कि उसको चलना सीख लेना चाहिए, वो कुछ ठोस पदार्थ भी खाना सीख सकता है, जैसे बिस्किट है, रोटी वगैरह है, थोड़ी मैश करके दे दें। मतलब बच्चे के क्योंकि दांत आ जाते हैं, दूध के दांत आ जाते हैं, तो चबाकर खा सकता है ना। तो ये हमारी उससे अपेक्षा हो गई। ये उस आयु वर्ग का विकासात्मक कार्य होगा। अगर उस आयु वर्ग के विकासात्मक कार्य उसने पूरे कर लिए, मतलब समाज ने जो विकासात्मक कार्य दिए हैं हमारी इस अवस्था के लिए, अगर हमने वो पूरे कर लिए तो हम प्रसन्न रहेंगे, है ना। कोई हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है और हमने वो कर दिया तो प्रसन्नता मिलती है। और आगे आने वाले कार्यों के लिए भी सफलता का हो जाता है कि भी सफल हो जाएगा आगे के कार्यों में। मतलब आपने बेसिक स्टेप सीख लिया, आपने ABCD सीख ली, तो आप वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बना लेंगे तो आप जटिल वाक्य भी बना सकेंगे, और आप पढ़ भी सकेंगे, उसको समझ भी सकेंगे, और आप लिख भी सकेंगे, ठीक है ना। तो एक कार्य, अगर आपने ABCD लिखना नहीं सीखा तो क्या आप आगे वाक्य बनाना सीख पाएंगे? तो मतलब अगर आपने ABC में सफलता हासिल कर ली तो आप अगली स्टेज पे जाएंगे, तो आगे की स्टेज में भी सफलता का होता है। तो यही वो कह रहे हैं कि आगे के कार्यों में भी सफलता मिलती है। और अगर उस अवस्था विशेष के जो कार्य निर्धारित किए हैं समाज ने, अगर हम उनको पूरा नहीं कर पाते तो एक तो हम खुद दुखी रहेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि समाज तो हमसे अपेक्षा करेगा तुम ये करो करो, और हम नहीं कर पाएंगे तो हम दुखी रहेंगे, और समाज इसकी वजह से हमको तिरस्कृत भी करेगा। और अगर इस स्टेज का हमने विकासात्मक कार्य पूरा नहीं किया तो अगली स्टेज का विकासात्मक कार्य भी हम सही ढंग से पूरे नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि विकासात्मक कार्य कैसे विकसित होते हैं। तो विकासात्मक कार्यों के विकसित होने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला है शारीरिक परिपक्वता, मतलब हमारी बॉडी जैसे जैसे रेडी होती जाती है, हम उस कुछ विकासात्मक कार्यों को हम उसी के आधार पे पूरा कर पाते हैं। जैसे हम चलना सीखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गए, मतलब बच्चा हो गया 1 साल का हो गया, तो 1 साल के लगभग सब बच्चे चलना सीख लेते हैं। कोई 1 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चलना सीख लेते हैं। तो ये सारी शारीरिक परिपक्वता, जैसे उस आयु का होता है बच्चा, वो क्या करता है कि जैसे शुरू में बच्चा जो होता है घुटनों चलता है, फिर वो देखता है कि उसको कोई चीज़ पकड़ने के लिए मिल जाती है, पलंग का किनारा, टेबल का किनारा, डोली या कुछ भी मिल जाता है, तो उसको पकड़ के, दीवार पकड़ के वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो खड़ा होके चलना सीखता है। तो वो जो क्षण होता है वो कैसे आया उसके अंदर? वो शारीरिक परिपक्वता की वजह से आया। कुछ विकासात्मक कार्य ऐसे होते हैं जो कि सांस्कृतिक दबाव की वजह से होते हैं। जैसे हम लोग
गांव में पहले बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन आजकल गांव में भी बच्चों के लिए अपेक्षा है कि भी वो स्कूल जाए, वो पढ़ना सीखे। तो ये हमारी संस्कृति का है। पहले क्या होता था, शहर वगैरह के या हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे तो पढ़ते थे, मिडिल क्लास के पढ़ते थे, लो क्लास के बच्चे नहीं पढ़ते थे, उनसे अपेक्षा ही नहीं होती थी। तो सांस्कृतिक उसकी वजह से होता है। इसी तरह से लिंग के अनुसार भूमिका निर्वाह करना, जैसे मैंने देखिए आप चित्र में दिखा रखा है कि हम क्या करते हैं, लड़कियों को गिफ्ट देना है तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा इसको हम पिंक कलर का कुछ दे दें, इसको हम कोई गुड़िया दे देते हैं, इसको हम किचन सेट दे देते हैं। इसके विपरीत जब किसी लड़के को गिफ्ट देने की बात आएगी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, इसको गन दे देते हैं, इसको गाड़ी दे देते हैं चलाने के लिए। तो ये हमारे समाज ने कुछ बना दिया है ऐसा। तो लिंग के अनुसार जो हम विकासात्मक कार्य अपेक्षा करते हैं, ये सब हमारी सांस्कृतिक समूह का वो प्रभाव होता है। और अलग अलग सांस्कृतिक समूह की अपने बच्चों से अलग अलग अवस्थाओं से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पर इतनी भिन्नता नहीं की जाती लड़के और लड़कियों के अंदर, कुछ समाज के अंदर लड़के लड़कियों के उसमें भिन्नता की जाती है भूमिका के अंदर। सोचो बच्चों कि एक कोई जनजाति है, उसमें ये अपेक्षा की जाती थी, मतलब आप सोचिए कि ये जो थी ना जंगली जनजातियाँ जो होती हैं, उसके अंदर ये था कि जिस दिन बेटे ने बाप के नाक पे घूंसा मार दिया, उस दिन बाप खुश हो जाता है कि हाँ मेरा बेटा जवान हो गया। क्यों? वहाँ का सांस्कृतिक ये है कि उन लोगों को जंगल की कठिनाइयों से जूझना है। तो मतलब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बड़ा महत्वपूर्ण या बहुत ही पावरफुल कौन होता है? पिता होता है। तो पिता को जिस दिन मारने के लिए तैयार है, तो मतलब वो जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए, खतरों से खेलने के लिए तैयार है। तो उनके लिए उनकी सामाजिक अपेक्षा वही है। तो हर सांस्कृतिक समूह की अलग अलग सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, बच्चे से अपेक्षा होती है। तीसरा जो स्रोत है वो है व्यक्तिगत आकांक्षा या मूल्य। मतलब कुछ बच्चे होते हैं बड़े सृजनात्मक होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे आप सब लोगों में से किसी ने साइकिल चलाना सीखा है, किसी ने साइकिल चलाना नहीं सीखा, कोई स्कूटी भी चला लेता है, कोई स्कूटी नहीं चला पाता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि साधन नहीं मिले, साधन मिले, मतलब ऐसा भी देखा है मैंने, तो मतलब बच्चों को कि सब कोई घर में आए पापा से मिलने के लिए, उनके पास में स्कूटी है तो उनकी स्कूटी लेकर चलती। मतलब कहीं ना कहीं से सीखना है, तो सीखने की धुन होती है तो सीख लेते हैं। कोई बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, ये व्यक्तिगत उसके ऊपर होता है, सब लोगों को नहीं आता है। ये व्यक्तिगत हमारी इच्छा होती है, कुछ हमारी महत्व हम किस चीज़ को देते हैं उस पर निर्भर करता है। पर वैसे देखा जाए तो बेटा हर विकासात्मक कार्य में ये तीनों फैक्टर्स वर्क करते हैं। जैसे चलना सीखना है बच्चे का, शारीरिक परिपक्वता तो आवश्यक है ही। दूसरा, जब बच्चा देखता है आसपास में कि सब लोग खड़े होकर चल रहे हैं, तो ये उसका प्रेरक कारण बन जाता है, वो भी वैसे ही खड़े होकर चलना चाहता है। तो ये उसकी व्यक्तिगत हो जाती है। सांस्कृतिक दबाव, आप देखिए बच्चे की चलने की आयु होने लगती है, उससे पहले पेरेंट्स उसको वॉकर ला कर दे देते हैं, उसको पकड़ के चलाते हैं। पहले हम लोगों के जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में वॉकर नहीं हुआ करते थे बेटा, लकड़ी के घुड़ले बोलते थे उनको हमारे राजस्थान में, तो उनको दिया जाता था बच्चों को कि बच्चा इसके पकड़ के चलना सीखे। तो मतलब मतलब आसपास के जो लोग हैं वो भी करते हैं। तो कुछ मात्रा में सब चीज़ों का प्रभाव होता है, लेकिन किसी में एक फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, दूसरे में दूसरा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया है कि हैमिंगस ने विकासात्मक कार्य होते क्या हैं। जैसे तो जन्म से 6 वर्ष की वैसे विकासात्मक कार्य काफ़ी लंबे काफ़ी दे रखे हैं उन्होंने, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण के लिए आपके लिए लिखे हैं। जैसे जन्म से 6 वर्ष के बालक से अपेक्षा होती है कि वो चलना सीख जाए, ठोस पदार्थ लेना सीख जाए, बोलना सीख जाए। आप देखो बच्चा जन्म से 6 वर्ष में चलना सीख जाए, और 6 से 12 वर्ष में क्या है, सामान खेलने के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल विकसित करना। अब अगर पहली अवस्था का विकास उसकी विकासात्मक कार्य पूर्ण हो गया है, तो अगली अवस्था का विकासात्मक कार्य आराम से कर सकेगा, सीख सकेगा, बॉल को फेंकना, किक करना, बैटिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसने पहली अवस्था का कार्य पूरा नहीं करा तो अगली अवस्था का कार्य भी। ये सब विकासात्मक कार्य परस्पर एक दूसरे से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सही गलत का, अब 6 वर्ष का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं, पर नो ये गलत काम है, इसको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो माँ बाप या अभिभावक जो होते हैं वो टीचर्स जो होती हैं वो समझाती हैं बेटा नहीं ये गलत काम है, दूसरे का सामान नहीं लेते ही करते हैं। तो उनको ये पता चल जाता है कि इन चीज़ों के लिए मुझे टोका जाता है तो ये कार्य गलत है, और कुछ कार्य करने पर मुझे तारीफ़ मिलती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो ये कार्य सही है। और यही बेटा धीरे धीरे क्या होता है, छोटे होते हैं तो हमें दूसरे लोग सिखाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यही मूल्य हम अंदर आत्मसात करते जाते हैं। जैसे
अभी तुम्हें रास्ते में कुछ गिरा हुआ मिल गया, कॉलेज के अंदर कुछ गिरा हुआ मिल गया, तुम ऑफिस में आ जाते हो, तुमको कोई पर्स मिला, उस पर रुपये हैं बहुत से, तुम ले जाके ऑफिस में कहते हो कि मैडम ये मुझे मिला है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम उसको रख भी सकते हो, लेकिन आपको पता है कि गलत है, आपका मन ही नहीं करता वो करने का। तो ये हमने जो हमारे दूसरे लोगों ने जो नियम बनाए थे वो हमारी अब अंतरात्मा की आवाज़ बन चुके हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो हर विकासावस्था के पूरे जीवन पर्यंत सारी विकासावस्थाओं के इन्होंने विकासात्मक कार्यों की लिस्ट दी है, जो मैं आपको पुस्तक में आपको मिल सकती है पूरी। अब इन विकासात्मक कार्यों का महत्व क्या होता है, फ़ायदा क्या है। विकासात्मक कार्य पहले से परिभाषित हैं, तो एक तो अभिभावक और टीचर्स वगैरह को पता है कि हम बच्चों से, इस आयु के बच्चों से हम क्या कार्य करवाएं, कौन सा कौशल उसको सिखाएं, किस अवस्था में हम उनको रीडिंग राइटिंग वगैरह सिखाएं, किस अवस्था में हम उनको कैंची चलाना सिखाएं, किस अवस्था के बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा सकते हैं, किस अवस्था के बच्चे को हम बैलेंस बनाना सिखा सकते हैं, है ना। और अब आप लोगों की अवस्था तक आते आते तो ये हो गया कि हम केवल मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो हमें मालूम चल जाता है कि किस अवस्था के बच्चों से हमें किस तरह के गाइडेंस देना चाहिए, क्या क्या कार्य कराने चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चों के लिए भी एक प्रेरक कारक बन जाते हैं। भाई समाज हमसे बातों के द्वारा किसी तरह से जाहिर करता रहता है कि हमसे वो क्या चाहते हैं। तुम पढ़ाई कैसी कर रहे हो, अरे तूने साइकिल चलाना सीख लिया, अरे वाह अब तो तू स्कूटी चलाना सीख लेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते रहे। तो ये हमारे लिए प्रेरक का कार्य करते हैं कि अच्छा बच्चे को लगता है कि अच्छा अब हमसे सब लोग चाह रहे हैं कि इस एज में। इसके अलावा देखते हैं कि दूसरे हमारे साथियों ने कर लिया ये कार्य तो हम भी वो कार्य करें, तो ये प्रेरक का कार्य करते हैं। और तीसरा है कि भविष्य के लिए की अपेक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन हो जाता है कि मतलब आगे हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके बच्चा क्या क्या कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, तो इसके मार्गदर्शन में भी ये विकासात्मक कार्य मदद करते हैं। अब विकासात्मक कार्यों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो बच्चों शारीरिक विकास जिसका तीव्र गति से होगा उसका विकासात्मक कार्य वो जल्दी से अटेंड कर लेगा। अगर शारीरिक विकास सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, तो उसके विकासात्मक कार्य वो ढंग से नहीं पूर्ण कर पाएगा। दूसरा है ऊर्जा, मतलब जितने बच्चे के अंदर एनर्जी होगी वो उतनी तेज़ी से करेगा, और एनर्जी लेवल लो रहेगा किसी भी कारण से, बीमारी, कुपोषण, किसी भी वजह से, तो बच्चे के विकासात्मक कार्य उतने अच्छी तरह वो नहीं कर पाएगा पूर्ण। बौद्धिक क्षमता में भी देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि IQ हाई होता है, एक तो IQ को आप समझ लीजिए बेटा, IQ का मतलब केवल पढ़ाई लिखाई में नंबर से नहीं होता है। बुद्धिमान मतलब एक कुम्हार का बेटा की जो IQ है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, उसका अलग एरिया में है और आपका अलग एरिया में है। तो बौद्धिक क्षमता जिसकी ज़्यादा होती है वो विकासात्मक कार्यों को ज़्यादा जल्दी से पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा सीखने के अवसर कितने मिल रहे हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वातावरण में अगर आपको सीखने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो आप आगे वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभिभावक और अध्यापक को हमें अभी डिस्कस कर जो उनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए अच्छी सी गाइडलाइन हो जाती है। बच्चों के लिए भी ये प्रेरक हो जाते हैं। और अंतिम जो है कि व्यक्तिगत मूल्य से जो संबंधित है सृजनात्मकता, मतलब जब बच्चे में कुछ अलग करने की चाह होती है तो वो आगे बढ़कर कुछ और करने की सोचता है, कुछ और करता है। आप देखते हैं अपने अभी कॉलेज में प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो कुछ बच्चे कैसे बढ़ चढ़कर आगे आके भाग लेते हैं, कविता भी कंपोज कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, तो उनमें होता है कि हम कुछ अलग करके दिखाएं। तो ये सब चीज़ें इनको प्रभावित करती हैं विकासात्मक कार्यों को। और आज आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर आरंभ करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगी अभ्यास के लिए, वो आप लोग लिखेंगे और मुझे वापस भेजेंगे। मेरे नंबर के ऊपर आप भेज दीजिएगा, ये मैं आपको कल दूंगी प्रश्न। ओके बच्चों, बाय।